Capitalism isn't working for all young Indians. साची मिश्रा बेंगलुरु में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। एक साल में वाइट अगर कोई बैंगलोर में मार्केटिंग प्रोफेशनल है, मतलब बैंगलोर में कोई नौकरी कर रहा है और उसकी ज़िंदगी ख़राब है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बैंगलोर नहीं पसंद। मुझे बैंगलोर में जितने लोग अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, मुझे वो नहीं पसंद। मुझे बहुत जेलसी होती है। मैं चाहता हूँ सबकी ज़िंदगी में बहुत रोना धोना मचे, सबके उनके मैनेजर्स उनको हरास करें और सबको ओवरवर्क कर दिया जाए। और उनको, वो जो आदमी है ना, वो नारायण मूर्ति, कहता है हफ्ते में 120 घंटे काम करो। मैं अग्री करता हूँ उससे, सिर्फ बैंगलोर में। बैंगलोर में वो आदमी जो कहता है सही कहता है। सारे बैंगलोरियों उसके साथ यही करवाना चाहिए। ठीक है। फील्ड में उनके लैंडलॉर्ड ने करीब 50% तक उनका रेंट बढ़ा दिया। सही किया भाई, सही किया भाई। आई लव दैट लैंडलॉर्ड। 45,000 से 65,000। तो अब साची के पास दो ही ऑप्शन है, या तो रेंट और दो या फिर या तो दिल्ली छोड़ दो, मतलब दिल्ली चले जाओ। घर पैक करके कहीं और चले जाओ। मुंबई में जैनाब और हुसैन एक अपार्टमेंट की तलाश में। 1.5 साल घूमने के बाद और कई लिस्टिंग्स देखने के बावजूद उनको कोई ढंग का मकान नहीं मिला। इवेंचुअली अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए उनको अपना बजट 5 करोड़ रुपए करना पड़ा। एंड व्हाट? सॉरी, व्हाट? इवेंचुअली अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए उनको अपना बजट 5 करोड़ रुपए करना पड़ा। एंड दी स्टोरीज आरंट 5 करोड़ फॉर अ फ्लैट जिसके ऊपर नीचे दोनों से तुम्हें बस नारियल तेल की स्मेल आती है? फॉर रियल? फॉर रियल? फॉर रियल? फॉर रियल? फॉर रियल? ब्रो, कम ऑन। exceptions. They are routine. For years, owning a home was more than just a milestone for India's अरे आप क्या मैडम, आप क्या होम वोम की चिंता कर रही हैं? आप अभी घर आइए, अदरक चाय पीते हैं साथ में। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? होम वोम तो ठीक है यार, अमीर लोगों की बातचीत है। आप आइए, चाय चाय पीते हैं साथ में। middle class. अपना घर अब मिडिल क्लास का सपना नहीं, अमीरों का टॉय बन चुका है। Income inequality is really reached a kind of a worrisome stage right now. And this should be alarming for us. 1991 में जब देश ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज करी, सरकार ने देशवासियों को एक प्रॉमिस दिया कि तुम ढंग से पढ़ाई करो, मेहनत करो और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। कई सालों तक ये स्लोगन सच था। लोगों को जॉब्स मिली, इनकम्स बढ़ी और शहर बदल गए। लिबरलाइजेशन ने वो दरवाजे खोल दिए जो कई सालों के लिए लोगों के लिए बंद थे। पर आज वो सपना कई लोगों के लिए अब बस सपना बचा है। Why? Let's investigate. हाउसिंग हम सब के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है। साइकोलॉजी में मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का एक कॉन्सेप्ट है जो 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने क्रिएट किया था। जहाँ उन्होंने बताया कि हमारी नीड्स 5 लेवल्स की होती है। सबसे पहले सर्वाइवल की बात आती है। यार ये इंफोटेनमेंट वाले बंदों को मैस्लोस हायरार्की के अलावा कुछ नहीं पता क्या? ये हर जगह घुसा देते हैं यार इसको, हर जगह घुसा देते हैं। आई मीन टू बी फेयर, मैस्लोस हायरार्की इज अबाउट समथिंग जो हर जगह घुसाई जा सकती है, बट ठीक है। और उसके ऊपर बट बैंगलोर में 5 करोड़ के फ्लैट और मैस्लो हायरार्की में तो मतलब क्रेजी। आप मतलब क्लिप फार्मिंग कर रहे हो मोहक मंगल भाई। ठीक है। पर्पस और सेल्फ एक्सप्रेशन। बेस में है फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे जिस खाना, पानी और छत। पर दुनिया भर में अब एक घर ओन करना इतना आसान नहीं है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने एशिया पैसिफिक में 211 शहरों को एनालाइज किया और देखा कि 91% शहरों में सिवियर हाउसिंग अनअफोर्डेबिलिटी है और इंडिया इस क्राइसिस के बीच में है। मेजर सिटीज में प्राइस टू इनकम रेशियो जो होता है हाउसेस का, वो आसमान छू रहा है। जैसे मुंबई का एग्जांपल लेते हैं। मुंबई हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है पर दुनिया में वन ऑफ द लीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट भी है। मुंबई का प्राइस टू इनकम रेशियो अराउंड 14.3 है, यानी कि एक एवरेज घर को खरीदने के लिए एक परिवार की 14 साल की इनकम लगेगी, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क एक अफोर्डेबल घर के लिए 3 से 5 साल का है। इसी वजह से पूरी दुनिया में मुंबई करीब चौथे स्थान पर है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनअफोर्डेबल सिटीज की लिस्ट में। और ये मत समझना कि दूसरे शहर बहुत अच्छा कर रहे हैं। भुवनेश्वर का प्राइस टू इनकम रेशियो अराउंड 4.5 है, जो दूसरे शहरों से तो अच्छा है पर बॉर्डर लाइन अनअफोर्डेबल है। अब इन नंबर्स का मतलब है कि मोस्ट इंडियंस के लिए एक घर खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुंबई में प्राइस भाई बता, तुम लोग को है ना ये चीज़ें मतलब बोरिंग और ये क्या ही है, बाद में देखेंगे जो भी है। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई कि तुम घर नहीं खरीद पाओगे आने वाले टाइम पे। तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है अभी, बट ये बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है।
ठीक है, मुंबई का जो रेशियो है अर्निंग टू जो भी है, क्या कहते हैं, परचेज टू एक्सपेंस जो भी है, 14.3 है भाई। मतलब अगर आप 1 लाख कमाते हो तो आपको घर खरीदने के लिए 14.3 कमाना पड़ेगा। मतलब आपको 14x ज़्यादा कमाना पड़ेगा आपकी नॉमिनल जो भी वहाँ की मीडियन जो भी इनकम है उससे। ठीक है, कि एक आम मुंबईकर कितना कमाता है प्लस उसको घर खरीदने के लिए कितना कमाना पड़ेगा। 14.3, इट्स नॉट 2x, इट्स नॉट 3x। मतलब मेजोरिटी घर खरीद नहीं सकती, क्योंकि उसका मतलब होगा कि सारी मेजोरिटी को 14.3x अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। दैट्स इम्पॉसिबल, इकोनॉमिकली दैट्स इम्पॉसिबल भाई। तुम समझ नहीं रहे उस चीज़ का वेट। ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। घर नहीं, फ्लैट, जो भी, पॉइंट बीइंग कि ये पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज़ होती है कि हार्ड होता है वो, कि हाँ भाई हर इंसान को घर मिलना हार्ड है, ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हो? तुम उस शब्द को नहीं समझ पा रहे, उसका वेट नहीं समझ पा रहे कि इम्पॉसिबल शब्द कितना हैवी शब्द है भाई। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वही तो कह रहा हूँ कि ये अर्निंग क्या है, सबकी अर्निंग नहीं ना, ये कोई मीडियन अर्निंग होगी ना, कि मेजॉरिटी मतलब एवरेज अर्निंग क्या है और एवरेज प्राइस क्या लगता है घर खरीदने को या सस्टेन करने का खुद को। तो वही मैं कह रहा हूँ ना। तो अगर मेजॉरिटी को अपना घर चाहिए मुंबई में, तो उनको 14 टाइम्स ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, विच इज़ मैथमेटिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी की नहीं। यू नो 10% लोग भले ही अपनी इनकम 14x कर सकते होंगे किसी तरह, मुझे नहीं पता कैसे, बट कर सकते होंगे। 80%, 70% कभी नहीं कर सकते। दैट्स इम्पॉसिबल, जहाँ तक मेरी इकोनॉमिक्स की समझ है। एक घर खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुंबई में प्राइस टू इनकम रेशियो 14.3 है, दिल्ली में यह है 10.1, जबकि यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये नंबर अराउंड 3.6 से 7.6 है। जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 96% इंडियन अर्बन पॉपुलेशन फॉर्मल हाउसिंग मार्केट में एक घर को छू भी नहीं सकती। कितना खतरनाक फिगर है भाई, तुम समझ रहे हो? ये 100 में से 96 लोग घर खरीदने का सोच भी नहीं सकते इंडियन मार्केट में। आई मीन ही इज प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट मेट्रो सिटीज़, क्योंकि डेटा मेट्रो सिटीज़ का लग रहा है मेरे को, बट स्टिल 96%, 96% भाई। इट्स नॉट इवन 80% कि एटलीस्ट 20% लोग तो खरीद पा रहे हैं। अब इसका अंजाम क्या होता है समाज में? जब समाज के लोग घर नहीं खरीद पाते तो स्टेबिलिटी ही नहीं होती उस समाज की। परिवारों को कई एसेंशियल्स पर खर्चे कम करने पड़ते हैं, और कई बार इट्स नॉट हाउसिंग दैट ब्रेक्स यू, बट इंस्टेड इट्स वन इमरजेंसी। हर साल करीब 5.5 करोड़ इंडियंस सिर्फ हेल्थ ऐड है ना, या ऐड है। ये बहुत रियल है। जैसे कामाक्षी भट्ट का एग्जाम्पल देखते हैं, जो मुंबई में रहती है। वर्सोवा में वो अपने फ्लैटमेट के साथ एक 3 BHK अपार्टमेंट शेयर करती अर्बन है। मीन्स टीयर 1 नहीं, आई थिंक अर्बन मीन्स 12 लाख से ऊपर जितने भी शहर हैं, जिनकी शहर की जनसंख्या 12 लाख से ऊपर है। इट्स नॉट एग्जैक्टली टीयर 1, इट्स अ मिक्स ऑफ टीयर 2, टीयर 1। इट्स अ मिक्स ऑफ टीयर 2, टीयर 1। मेट्रो नॉट नेसेसरीली मेट्रो। अर्बन शहर डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, जैसे जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल एक डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर एक डिस्ट्रिक्ट है। ये तीनों बड़े शहर नहीं है। भोपाल जो इंदौर बहुत बड़े शहर है, जबलपुर थोड़ा सा उनसे छोटा है, बट स्टिल ये तीनों अर्बन एरियाज में आते हैं। सितंबर 2021 में रेंट करीब 60,000 था, पर करीब 6 महीने पहले लैंडलॉर्ड का एक टेक्स्ट आता है। उन्होंने बोला कि अब रेंट 84,000 रुपीस होगा, और अगर सूट नहीं करता हो तो 1 महीने की नोटिस देकर घर खाली कर सकते हो। कामाक्षी और उनकी AI जनरेटेड वॉइस मत यूज़ करा करो यार। AI जनरेटेड वॉइस मत यूज़ करा करो यार। मुझे बहुत ही वो वाली वाइब आती है मेरे को। वाली वाइब पता है कौन सी? वो अपने कभी गलती से स्पॉटिफाई पे कभी वो सुना है, हिंदी सेक्स कहानियाँ? वैसी वाइब आती है मेरे को AI जनरेटेड वॉइस से। प्लीज़ मत यूज़ करा करो, बहुत अजीब लगता है मेरे को। ठीक है, अब ये मत पूछना कि मैंने कैसे सुनी है, बट यू गेट माई पॉइंट। डोंट यूज़ इट प्लीज़, प्लीज़। कि अब रेंट 84,000 रुपीस होगा, और अगर सूट नहीं करता हो तो 1 महीने की नोटिस देकर घर खाली कर सकते हो। कामाक्षी और उनकी फ्लैटमेट ने
किसी तरह कोशिश करी कि उनको थर्ड फ्लैटमेट मिल जाए ताकि रेंट इतना बढ़े ना, पर वो नाकाम रहे इस चीज में। ऑब्वियसली bro. 30 दिनों में नया घर ढूंढ पाना मुमकिन ही नहीं था। तीसरा रूममेट भी मिल नहीं रहा था, तो हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे Bro. पास मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब वो 30% ज्यादा रेंट देते हैं, यानी कि करीब 84,000 रुपीज। 84,000 rupees rent. कामाक्षी कहती है कि रेंट से उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी बढ़ गया है। अब कामाक्षी के लिए तो ये इम्पैक्ट बस उनकी पॉकेट और मेंटल हेल्थ पर है। दूसरे लोगों के लिए कई बार इम्पैक्ट समाज के फ्यूचर के बारे में भी है। लोग घर नहीं खरीद सकते तो शादी डिले हो जाती है, शादी डिले होती है तो बच्चे भी डिले हो जाते हैं। बेंगलुरु में स्टार्टअप फाउंडर मीनल गोयल बताती हैं कि कई कपल्स अब बच्चे करने में ही कतराते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल बिल्स हो या फिर स्कूल फीस, ऐसे खर्चों को देखकर कई मिडिल क्लास पेरेंट्स बच्चों को एक अनअफोर्डेबल लग्जरी बुलाते हैं। और ये कपल अकेला नहीं हमारे देश में। 40% रिस्पोंडेंट्स ने एक सर्वे में कहा that they cannot afford to have a child. So imagine कि housing is having a direct impact on fertility. और over time ये प्रॉब्लम बन सकती है हमारे देश के लिए, जहाँ young people कम होने लग जाएंगे, population की एज बढ़ जाएगी और कम वर्कर्स होंगे इस elderly population को सपोर्ट करने के लिए। दूसरे देशों में तो ये कहानी हो ही रही है। जापान और साउथ कोरिया में हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब पॉपुलेशन बुजुर्ग होने लग जाती है। Japanese biggest problem comes from aging population, and monetary policy cannot do anything about aging population. मैं बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनअफोर्डेबल होम इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल्स बर्डन बल्कि सोसाइटल बर्डन। और हमारे देश में आयरनी ये है, यार मेरी तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है भाई खुद का घर लेना। कार, लग्जरीज इन सबसे ऊपर है भाई खुद का घर, खुद की ज़मीन। घर ही मतलब फ्लैट नहीं। आई डोंट फक विद फ्लैट्स, यू गाइस नो मी। आई डोंट फक विद फ्लैट्स। घर मतलब ज़मीन आपकी, छत आपकी। पुराने ज़माने का आदमी हूँ मैं। सांस ले पाओ, गार्डन हो, पेड़ लगाओ तो एटलीस्ट पेड़ ज़मीन में घुसे पेड़, ठीक है। बट यू नो इट जेन्युइनली काइंड वरीज मी समटाइम्स कि यार मैं पैसा भी कमा लूँ अगर, वैसे तो मैं गरीब हूँ बट मैं पैसा कमा भी लूँ अगर, तो भी भाई दिल्ली मुंबई में घर लेना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल unless you are like in top 0.1% of earners in this country, you know. So that's like that personally hurts me a lot because that's one of my most desired things about life, that I want a house of my own the way I want it, you know. जैसे नोएडा में ये घोस्ट सोसाइटीज। मार्च 2022 में करीब 9 लाख हाउसिंग यूनिट्स देश के 8 मेजर शहरों में अनसोल्ड थे। तो एक तरफ घरों की कमी भी है और दूसरी तरफ घर भी खाली है। ये हमें बताता है कि देश की हाउसिंग मार्केट वेल्दी बायर्स की तरफ बायस्ड है। मोस्ट यूनिट्स जो खाली हैं वो लग्जरी या फिर हाई एंड मिडिल क्लास घर हैं जो डेवलपर्स ने बनाए थे इस उम्मीद में कि पैसे वाले लोग इन यूनिट्स को जल्द खरीद लेंगे, पर उन लोगों ने ये फ्लैट्स खरीदे नहीं अभी तक। अब डेवलपर्स ने फ्लैट्स बनाए थे इस उम्मीद में कि ये फ्लैट्स करोड़ों में बिकेंगे। फ्लैट भले ही खाली हैं, लेट मी गेस, और फिर क्या होता है, अदानी को 1 रुपए में फ्लैट बिक जाते हैं। डेवलपर्स की एक्सपेक्टेशन कम नहीं हुई, इसे खाली ही रहने दो पर मैं दाम नहीं घटाऊंगा। इसका मतलब है कि टॉप में तो मार्केट में ओवर सप्लाई है और बॉटम में अंडर सप्लाई, विच इज अ फेलियर ऑफ द हाउसिंग मार्केट एंड द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कैसे फेलियर है? आप सिंपल सा एक वो कर दो कि आप एक काम करो, एक लॉ पास कर दो कि अगर कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से 5 साल तक नहीं बिकती है तो आपको उसको गवर्नमेंटल हाउसिंग में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल, ये कर दो आप। या फिर आपको उसके प्राइस डाउन करने हैं, सिंपल, आप ऐसा कोई लॉ पास कर दो, सिंपल है। गवर्नमेंट अब देश में सरकारी पॉलिसी जरूर है अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, पर प्रैक्टिस में करप्शन की वजह से कोई अफोर्डेबल हाउसिंग है नहीं हमारे देश में, क्योंकि मोस्ट बायर्स जो होते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में वो बैंक्स पर रिलाय करते हैं घर खरीदने के लिए। थोड़ी सी डाउन पेमेंट वो देते हैं और बचा हुआ पैसा वो बैंक से लोन में लेते हैं। पर जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके प्रोसेस की वजह से वो कैश में डीलिंग करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिल्डर्स को एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए 60 से ज्यादा अप्रूवल चाहिए होते हैं, फायर क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल परमिशंस,
बिजली और पानी के कनेक्शंस, और ये हर अप्रूवल एक तरीका है सरकार के लिए घूस मांगने का। बिल्डर्स खुद मानते हैं कि भैया घूस ऑप्शनल नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और ये जो सारी ब्राइब्स डेवलपर्स देते हैं इवेंचुअली इसकी कॉस्ट बायर्स को देनी पड़ती है। अब सरकार ने जरूर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पास करी है। इस एक्ट से लोग डेवलपर्स के खिलाफ फ्रॉड के केसेस लड़ सकते हैं, पर इसकी इन्फोर्समेंट इतनी स्मूथ नहीं है। कुछ स्टेट्स ने रूल्स डाइल्यूट कर दिए, दूसरों ने इम्प्लीमेंटेशन डिले कर दी, और बंगाल जैसी स्टेट्स ने तो इस इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। सिचुएशन तब चेंज हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। फिर देश की प्रॉपर्टी मार्केट में एक सर्कल रेट सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि सरकार के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होगी, पर ये जो सर्कल रेट सिस्टम है वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू से बहुत कम है। इसलिए सर्कल रेट के हिसाब से आपके घर की वैल्यू 1 करोड़ हो सकती है, पर आप मार्केट में 1.5 करोड़ डिमांड करोगे। क्योंकि ये मिसमैच है इसलिए लोग डीलिंग ब्लैक मनी में करते हैं। तो 2 करोड़ का फ्लैट होगा पर उसको रजिस्टर किया जाएगा 1.5 करोड़ की वैल्यू में, जिसका मतलब है कि 50 लाख कैश में दिए जाएंगे। हाँ, तो रजिस्टर मतलब भाई रजिस्ट्री हो गई ना एक तरीके से। 1.5 करोड़ पे की रजिस्ट्री करवाएंगे, 2 करोड़ की नहीं। समझ रहे हो? अब वो लोग जो बैंक से फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो ये 50 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? और याद रहे कि बैंक भी लोन 2 करोड़ की वैल्यूएशन पर नहीं देगा बल्कि 1.5 करोड़ की वैल्यूएशन पर देगा। तो कहाँ से ढूंढोगे ये 50 लाख? अब इस सिस्टम की वजह से एक सैलरीड प्रोफेशनल के लिए घर खरीदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रियल एस्टेट मार्केट में गेम है और इस गेम में वो जीतता है जो सिस्टम के साथ खेलना जानता हो। और साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली मेनी यंग इंडियंस आर नाउ रीथिंकिंग कि उनको अपने फाइनेंसेस कैसे हैंडल करने चाहिए। अगर वो डाउन पेमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, शुड दे चेंज हाउ दे लिव देयर लाइफ। इसलिए कई लोग अब कोशिश भी नहीं करते, इंस्टेड दे आर गैम्बलिंग ऑन बाय नाउ पे लेटर लोन्स या फिर पर्सनल लोन्स। जैसे बेंगलुरु में एक 27 साल के आदमी। यार लोन से बड़ा डर लगता है मेरे को यार, कसम से लोन से बहुत डर लगता है मेरे को। पता नहीं मुझे क्या डर है, बहुत डर लगता है मुझे लोन से भाई। जिनके 2 बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि 6 सालों के दौरान उनका क्रेडिट कार्ड बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये तो आप डेटा में भी देख ही सकते हो। आरबीआई के डेटा ने दिखाया कि क्रेडिट कार्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैव जंप्ड 28% इन 1 ईयर, रीचिंग ऑलमोस्ट 7,000 करोड़। कई लोग का मानना है कि भाई घर खरीद नहीं सकते तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का क्या फायदा है, एक ही तो जिंदगी है। दूसरी तरफ वो लोग हैं who are excessively saving, जो अपनी स्पेंडिंग इतनी कम कर देते हैं ताकि वो घर खरीद सके। जैसे 27 साल के टेक प्रोफेशनल जो करीब 1.5 लाख बचाते हैं हर महीने अपनी 1,90,000 की सैलरी से। किसी भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पर वो खर्चा नहीं कर रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वो घर खरीद पाए। अब ऑब्वियसली दोनों ही ये पैटर्न्स बहुत एक्सट्रीम है, बट एट अ स्केल ऑफ इंडिया दे कैन आई मीन टू बी फेयर, पैसे बचाने का सेंस नहीं है। आपको पैसे इन्वेस्ट करके उसके अगेंस्ट एक लोन लेना पड़ेगा। दैट्स द ओनली फाइनेंशियल वे टू बाय अ होम, देयर इज नो अदर वे। आप जो 1.5 लाख बचा रहे हो, अगर आप उसको अपने पास रख रहे हो, यू आर एसेंशियली डूइंग वर्स देन टेकिंग अ लोन। डिप्रिशिएट हो रहे हैं पैसे, तो आप या तो आप किसी बिजनेस में डाल दो, या तो आप कहीं स्टॉक्स खरीद लो, या तो आप कोई इन्वेस्टमेंट गोल्ड वगैरह कोई ऐसी चीज़ खरीद लो एटलीस्ट जिसमें रिटर्न्स थोड़े बहुत ठीक ठाक हो, एफडी वगैरह। दैट्स द ओनली वे यू कैन बाय अ हाउस। एंड आई एम अज्यूमिंग वो करते ही होंगे भाई, इतना पैसा कमा रहे तो इतना दिमाग तो हो गई। बट स्टिल ब्रो, लाइक 1.5 लाख पर मंथ बचाना टेल्स यू कि कितना हार्ड है घर लेना भाई। have an impact on our economy, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी की स्पीड भी रुक सकती है। दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क। इस स्टडी ने पाया कि जो यंग लोग हैं जिनको एक ढंग का घर नहीं मिल रहा, वो जॉब मार्केट में मेहनत करना कम कर देते हैं। तो इकोनॉमिक रिस्क के अलावा साइकोलॉजिकल रिस्क भी है हमारी यंग जनरेशन पर, when they cannot afford a house। एंड एट द सेम टाइम ये इनकम इनइक्वालिटी को भी बढ़ा सकता है, बिकॉज जिन लोगों के पास घर है उनकी एसेट वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है, पर जिनके पास नहीं है उनको ये लाभ मिलता ही नहीं है। विच मीन्स ये हमारे समाज में एक डिविजन आ जाएगा उन लोगों के बीच जिनके पास एक घर है और उन लोगों के बीच जिनके पास एक घर नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा चेंज सरकार, डेवलपर्स और रेगुलेटर्स को करना होगा। हमारे शहरों में हमें अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रायोरिटाइज करना ही होगा। अब ये हम कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे सरकार सब्सिडी दे सकती है उस जमीन के लिए जो बड़े बड़े ऑफिसेज के पास है, या फिर वो अप्रूवल प्रोसेसेस ज्यादा फास्ट बना सकती है। जैसे शंघाई ने भी अपना सोल्यूशन इसमें निकाला। कोई भी डेवलपर जो एक लग्जरी बिल्डिंग बनाना चाहता था, उन डेवलपर्स को सरकार ने बोला कि उनको लो इनकम हाउसिंग भी बनानी पड़ेगी। पर इस प्रॉब्लम को फुल्ली सॉल्व करना मुश्किल रहेगा तब तक जब तक हमारी मार्केट में ब्लैक मनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।
आईटी बॉम्बे की स्टडी ने पाया था कि अंडर रिपोर्टेड सेल्स, ब्राइब्स और बेकार एनफोर्समेंट की वजह से ऑनेस्ट बायर्स घर नहीं खरीद सकते। इसी वजह से हमें लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना होगा और कैश के लूप होल्स को क्लोज करना होगा ताकि अनऑफिशियल और ऑफिशियल मार्केट वैल्यू का गैप कम हो सके। अब करते हैं आप लोगों की बात जो यंग हो और जो एक घर खरीदना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज दिस कि रेंटिंग इज नॉट अ फेलियर। मुंबई जैसे शहरों में जहां एक एवरेज घर खरीदने के लिए आपको अपनी 14 साल की इनकम देनी पड़ेगी, रेंटिंग इज द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ यू। इसलिए अपने फाइनेंसेस में आपको एक मुझे ऐसा लगता है इंडिया का हाउसिंग मार्केट क्रैश करेगा, जल्दी क्रैश करेगा विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ऐसी मेरी 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 गट फीलिंग है ऐसी। डेवलप करना चाहिए बिफोर मेकिंग सच अ बिग परचेज। ये हो सकता है इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करके, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करके और ईएमआई के जाल में ना फंस के। क्योंकि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक भी होगे तो ये घर के दाम बहुत जल्द क्रैश नहीं होने वाले। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड विद योर फाइनेंसेस। एंड फॉर द गवर्नमेंट, उनको ये प्रॉब्लम फिक्स ही करनी पड़ेगी। राइट नाउ ऑन सोशल मीडिया द मोर पॉपुलर ओपिनियन इज दैट लीविंग इंडिया इज द बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि पेट्रियोटिज्म कुछ हद तक तो चलेगा, पर उसके बाद लोगों को एक अच्छा सा घर, साफ हवा और सेफ पनीर चाहिए। भाई जो टीयर 2 से टीयर 3, टीयर 2 टीयर 3 से लोग टीयर 1 में मूव कर रहे हैं, वो डिमांड ला ही रहे हैं मेट्रो की रियल एस्टेट मार्केट में। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, यही रीज़न है कि मुझे लगता है वो क्रैश करेगा। टीयर 3 टीयर 2 से जो टीयर 1 पे इन्फ्लेशन जा रहा है, मतलब वो क्या कहते हैं, वो जो मूवमेंट हो रहा है लोगों का, ठीक है, पॉपुलेशन का, वो क्रैश करेगा मार्केट। नेटिव पॉपुलेशंस क्रैश नहीं करेंगी, क्योंकि जो टीयर 3 टीयर 2 से लोग मूव करके जाते हैं ना, वो एक गंदे विशियस लूप में फंस जाते हैं कि वो वहाँ पे वो घर कभी नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रेंट पे रह रहे हैं स्टार्टिंग से, उनकी सैलरी हर महीने कट रही है रेंट पे, उनकी सेविंग्स नहीं हो पा रही। लेकिन वो पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ती है तो उनको रहना है कहीं ना कहीं, तो एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है ऑफ रियल एस्टेट, क्योंकि नंबर्स इन्फ्लेटेड है। लेकिन वो नंबर्स की कैपेसिटी, परचेसिंग पावर बहुत कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेटेड रियल एस्टेट प्राइसेस में अपना रेंट भर रहे हैं। समझ रहे हो? तो वो उनमें से बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो आगे जाके घर खरीद पाएंगे, मेजॉरिटी खरीद नहीं पाएंगे। रीज़न ये है, रीज़न क्या है मुझे जो लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करेगा, मेन रीज़न वो ये है कि भाई जिस रैपिड तरीके से टीयर 1 डेवलप हो रहे हैं, उस रैपिड तरीके से टीयर 2 टीयर 3 नहीं हो रहे हैं। तो वो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट हो रही है, जहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेट हो रही है और उनकी परचेजिंग पावर और ये पैरिटी वगैरह सब बहुत डिसबैलेंस है इन सब चीज़ों में, वो क्रैश करेगा इवेंचुअली। इवेंचुअली वो क्रैश करेगा, यू नो। ये क्रैश करने से अगर बचाना है इंडिया को, तो आपको टीयर 2 और टीयर 1 के बीच में ब्रिज जल्दी से जल्दी आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा, कि जो टीयर 2 शहर जैसे भोपाल, इंदौर, ये मुंबई जैसे हो, ये मुंबई दिल्ली की गिनती में आए, पुणे, भोपाल, इंदौर। पुणे तो फिर भी आता है, बट भोपाल, इंदौर और आपके ये देहरादून और ये आपके जितने भी ऐसे लखनऊ, ये सारे जो हैं टीयर 2 हैं, ये टीयर 1 नहीं है। ये उन तक आए, उतने उस पे आए, ठीक है। और भी ऐसे और भी बहुत सारे शहर हैं जिनके मैं नाम भूल गया हूँ, यू नो।